ये आपका प्रकाश का परावर्तन का दूसरा पार्ट होगा, सेकंड पार्ट होगा। जो मेरी क्लास जिसने फर्स्ट पार्ट की नहीं देखी है वो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वो पार्ट देख सकते हैं और इसके बाद आप ये भी देख सकते हैं। और पूरा फर्स्ट और सेकंड दो पार्टों में आपको परावर्तन कंप्लीट मिलेगा। तो इसमें बात करते हैं गोलीय दर्पणों की चिन्ह प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है, ऑप्शनल से क्वेश्चन बहुत बनता है। जैसे पूछ दे बताओ अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, धनात्मक, ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो देखिए कैसे हमने एक फिगर लिया है और ये हमने एक अवतल दर्पण बना दिया है। ये मुख्य अक्ष रेखा है आपकी, इस रेखा पे फोकस है, मुख्य फोकस वक्रता केंद्र है, इस रेखा पे वस्तु रखी, तो इसी रेखा पे एक प्रतिबिंब बना दिया। तो हमने वस्तु को नीचे की ओर लिया है क्योंकि भाई अवतल दर्पण से वस्तु हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा। लेकिन जो जबरदस्ती जब हम यहाँ रखते थे बिल्कुल क्लोज में तो वो सीधा बन जाता था, जब जबरदस्ती बनाते थे ना। सही बात है ना। तो यहाँ पे हम चिन्ह प्रॉपर्टी में ये समझते हैं, पहला पॉइंट नोट करना है बिल्कुल कि प्रकाश दर्पणों पर हमेशा, दर्पण हो चाहे लेंस हो, बात एक ही है, प्रकाश सदैव बाईं ओर से डाला जाता है। ये हेडिंग जरूर याद रखना पॉइंट, प्रकाश सदैव बाईं ओर से डाला जाता, ये नोट लगना पहला। चिन्ह प्रॉपर्टी में कहा मतलब हम कैसे कैसे प्रतिबिंब का कौन सा चिन्ह लेते हैं, किसके साथ लेते हैं, कब धनात्मक कब ऋणात्मक, कब प्रकाश किधर से डालते हैं, है ना। तो प्रकाश ध्यान रखना सदैव बाईं ओर से डाला जाता है, ये कंफर्म ध्यान रखना। हमेशा जब भी वस्तु रखी होगी आपने देखा, ये भी ध्यान रखो वस्तु हमेशा इधर ही रखी जाएगी। तो वस्तु इधर रखी जाती बाईं तरफ तो प्रकाश भी इधर से डाला जाएगा। जब प्रकाश इधर से डाला जाएगा तभी इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो जिधर वस्तु रखे उधर से ही प्रकाश डाला जाएगा। तो प्रकाश इधर से डाला जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। क्योंकि भाई दर्पण का जो परावर्तक तल है वो भी इधर ही है, उधर तो पॉलिश है ना। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा इसमें, आप ये पॉइंट बना सकते हो, ये देखो ध्रुव है आपका, यहाँ लिखा नहीं, यहाँ पे ये होगा परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव होगा। तो ये कहते हैं हम लोग कि जो वस्तु रखी होती है वो हमेशा सीधी रखी जाती है। ये तो कंफर्म है, जो वस्तु रखी है वो कैसे रखी है, सीधी रखी जाती है, सीधी रखी जाती है, ऊपर की ओर लंबवत। तो वस्तु की ऊपर की ओर लंबवत जितनी भी दूरी नापी जाएगी वो मापी जाएगी, तो 100% वो कैसी मापी जाएगी, वो धनात्मक मापी जाएगी। क्योंकि हम निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार चलते हैं। तो अपना निर्देशांक अगर यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ ना, अगर मैं बना के दिखाऊँ यहाँ पे ऐसा करके, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये एक्स अक्ष हो गया, ये एक्स डेस अक्ष हो गया, ये बाई हो गया, ये बाई एस हो गया। तो आप खुद जानते हैं कि इधर मूल बिंदु होता है और उस मूल बिंदु को हम क्या मानेंगे, यहाँ पी मान लो, यहाँ मूल बिंदु ओ होता है, बात एक ही है ना। तो जो भी एक्स अक्ष की इधर दिशा मापी जाएगी वो प्लस के नंबर माने जाते हैं ना, प्लस के मापे जाते हैं, प्लस की दूरी जो भी हो। और इधर इधर ऋण दिशा हो जाती है, तो एक्स डेश जो होती है ना वो डेश वाली दिशा होती है। जो डेश वाले एक्स होते हैं ना वो सारे के सारे ऋणात्मक होते हैं, -1 -2 -3, ऐसे -1 -2 -3, यहाँ +1 +2 +3, ऐसे +1। तो ऊपर की ओर कैसे मिल रहा है, इधर की ओर प्लस धनात्मक कैसे मिल रहा है, धनात्मक, और नीचे की ओर कैसा मिल रहा है, ऋणात्मक, कैसे मिल रहा है, ऋणात्मक। इधर की ओर कैसा मिल रहा है, धनात्मक चिन्ह मिल रहा है ना। लेकिन दूरी कहाँ से लेना है, ध्रुव से ही लेना है। इधर जाना है तो इधर, इधर जाना है तो ध्रुव से, इधर जाना है ध्रुव से, नीचे जाना ध्रुव से। इधर जाएंगे तो कैसे, ऋणात्मक, सही बात है ना, ऋणात्मक। तो आप खुद समझिए कि एक बार बताओ, कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, अगर ऊपर की ओर ग्रोथ करता है, ऊपर की ओर बढ़ता है ना, तो वो तो भाई पॉजिटिव होगा ना। कोई आदमी है, बहुत सारे बिजनेस आते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्ट करते हैं, किसी में लगाते हैं, कोई कंपनी में पैसा लगाता है, कोई खुद का बिजनेस बनाता है, तो अपनी ग्रोथ देखते हैं कि अरे ये तो मेरा भाई जितना पैसा लगा तो उससे तो मेरे साल में कम से कम 30% 40% का लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ मेरे को।
तो वो बढ़ते हैं ना, ऊपर ग्रोथ करते हैं, तो जो ऊपर जाएगा वो ग्रोथ करेगा, ग्रोथ मतलब धनात्मक, वो धनी बन जाएगा जो ऊपर जाएगा। और जो इसकी उल्टी दिशा में जाएगा, किसी ने पैसे लगा दिया, उसका पैसा सारा पैसा डूब गया, है ना, तो वो नीचे चला जाएगा। तो नीचे चला जाएगा इसका मतलब वो अपने से अब पहले से ही कमजोर स्थिति हो गई है, मतलब वो ऋणी बन जाएगा, खाने तक के पैसे नहीं हो जाएंगे, ऋणी बन जाएगा। जो अपनी दिशा में जाएगा सीधा, अपनी दिशा में, जिधर चेहरा उसका, जिधर मान लो इधर है तो इधर सीधा, इधर है तो इधर सीधा, तो वो सीधा जाएगा, तब भी वो ग्रोथ करेगा, चलो ग्रोथ करेगा। लेकिन जो उल्टा चलेगा, उल्टा चल ही नहीं पाएगा, तो उल्टा चलेगा, आप जानते हो जो उल्टे चलते हैं क्या होता है, ऋणी बन जाते हैं। सीधा चलेगा धनी बन जाएंगे। जैसे आप पढ़ाई करोगे धनी बन जाओगे, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। हर मतलब मेरे हर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी जो आपको प्रेरित करेंगी, हाँ हम पढ़ें। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं, रटाने का प्रयास नहीं करते, समझाने का प्रयास करो, समझो आप। यहाँ पे मैं रटा नहीं रहा हूँ, मैंने देखो ज्यामिति आपका 10th में चले जाओ, थोड़ा पीछे, थोड़ा 9th 10th में वो 10th की मैथ में चले जाए, 9th की, ये 9th की मैथ में 10th की मैथ में है, लेकिन हल्का सा दिया गया, फिर इसके ऊपर का दिया गया ना। लेकिन 9th में क्या है, 9th में टोटल इन्हीं के बारे में, कौन सा बिंदु के चतुर्थांश में ना, ऐसा बात। तो इसमें क्या है, तो जो ऊपर की ओर जाएंगे धनात्मक, नीचे की ओर जाएंगे ऋणात्मक, आगे की ओर जाएंगे धनात्मक, पीछे जाएंगे ऋणात्मक, मतलब विपरीत दिशा में जाएंगे तो पक्का गर्त में जाना है, पक्का मतलब ऋणात्मक होना है। ऐसे ही वस्तु की ऊपर जाएंगे और लंबवत जाएंगे, है ना, तो कैसा मिलेगा हमें, तो यहाँ पे वस्तु की ओर धनात्मक, मतलब जो भी दूरी पर ऊपर की ओर धनात्मक, ऐसे क्या करेंगे, ये धनात्मक मापी जाएगी। कैसे मापी जाएगी, धनात्मक, धनात्मक ऐसी। और जो प्रतिबिंब की नीचे दिशा में, तो वस्तु की लंबवत नीचे की ओर जाएंगे तो ऋणात्मक मिलेगी, तो ये वस्तु की लंबाई नीचे की ओर कैसे हो जाएगी, वो मिल जाएगी ऋणात्मक, ठीक है ना। ध्रुव से अगर हम इधर नाप दें, दाई तरफ, क्या नाप दें, दाई तरफ, ध्रुव से दाई तरफ कैसी होगी, तो धनात्मक, है ना। और ध्रुव से अगर बाई तरफ माप दें तो बाई तरफ हो गई है, तो ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा ऋणात्मक, ठीक है ना, बात समझिए। तो बस यही चिन्ह प्रपाटी होती है, तो बस लिखना है आपको, कैसे लिखना है, दूसरा पॉइंट मैं आपको बना दे रहा हूं कि वस्तु के लंबवत ऊपर की ओर, वस्तु के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ, धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। तो बस लिखना है आपको, समझ तो गए कि जो ऊपर के, तो वस्तु के लंबवत जो ऊपर जाएगा ना, वस्तु के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, और वस्तु के लंबवत नीचे की ओर आ जाओ तो ऋणात्मक, या कह दो प्रतिबिंब के लंबवत नीचे की ओर आ जाओ तो। इस चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं, अगर चित्र बना दो फिर समझा दो, है ना। तो वस्तु का चल जाएगा, लेकिन प्रतिबिंब किसी में तो सीधा बन जाता है ना, वो नहीं चल पाता है। लेकिन ये बोल सकते हैं वस्तु के लंबवत नीचे की ओर जा सकते हैं ना, क्योंकि भाई वस्तु प्रतिबिंब सीधा भी बन सकता है, तो लंबवत नीचे वो कह भी नहीं सकते हैं कि ऊपर नीचे, वो दोनों तरफ बन जाता है कभी कभी ना। तो इसलिए कह सकते हैं वस्तु के, यहाँ पे कह सकते हैं वस्तु के लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरियां सदैव, सदैव लगा लेना चाहिए, सदैव ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है, चिन्ह के साथ ली जाती है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है, ये भी याद रखो। अब एक पॉइंट और नोट करके लिख लो कि ध्रुव के दाईं तरफ, ध्रुव से दाईं तरफ, ध्रुव से दाईं तरफ मापी गई दुनिया सारी धनात्मक, ये भी पॉइंट लिख सकते हो, ठीक ना। तो लिख सकते हो ध्रुव के दाईं तरफ, दाईं तरफ
मुख अक्ष के साथ, मतलब ध्रुव से ही कोई दूरी नापनी है, ये भी ध्यान रखना, ध्रुव से मापनी है ना, वो भी पॉइंट ले लेना। ध्रुव के दाएं तरफ मुख अक्ष के साथ, ऐसे लिखो, ध्रुव के दाएं तरफ, मुख अक्ष के साथ लिख सकते, मुख अक्ष के साथ मापी गई दूरियां सदैव धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती। तो ध्रुव के दाएं तरफ मुख अक्ष के साथ मापी गई दूरियां सदैव धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती। अब धनात्मक चिन्ह के साथ ली तो जाती हैं, अब इसी का उल्टा कर सकते हो कि मुख ध्रुव के बाएं तरफ मापी गई सभी दूरियां कैसी ली जाती हैं, ऋणात्मक चिन्ह। ऐसा बना सकते हो, बिल्कुल यहाँ चेंजमेंट करना, कहाँ से, यहाँ, और दाई का कर देना बायां, और धनात्मक और ऋणात्मक, सही बात है ना। तो अगला पॉइंट बना सकते हो कि ध्रुव के दाईं तरफ दाईं नहीं, अभी भूल गया, बाईं तरफ मुख अक्ष के साथ मापी गई दूरियां सदैव ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। और एक पॉइंट नोट कर सकते हो, और क्या नोट कर सकते हो, ये दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये नीचे वाला दिख रहा है, देख लें, नीचे वाला पॉइंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो नीचे वाला पॉइंट दिख नहीं रहा है तो इधर लिख देते हैं, दूरियां सदैव धनात्मक, ये दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे आप आगे लिख सकते हो, आगे ये पॉइंट आप इधर बना सकते हो, लिख लेना कि ध्रुव के बाईं तरफ मुख अक्ष के साथ मापी गई दूरियां सदैव ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, ऐसा लिखना है ना, सही बात है ना। एक पॉइंट इधर लिखे दे रहे हैं, क्या लिखना है कि सभी दूरियां मुख अक्ष के साथ सभी दूरियां मुख अक्ष के साथ ध्रुव से मापी जाती है, ध्यान रखना, ये मुख्य पॉइंट है, जाती। तो सभी दूरियां मुख अक्ष के साथ ध्रुव से मापी जाती हैं, ये कंफर्म याद रखना, जितनी भी दूरियां होंगी तो मुख अक्ष के साथ ध्रुव से मापी जाएंगी, वरना नहीं। पॉइंट पीछे मापी जाएंगे, जो इधर मापी जाएंगी वो ऋणात्मक, जो दाएं तरफ जाएंगे धनात्मक, और इससे लंबवत चले जाए तो धनात्मक, नीचे चले जाओ तो ऋणात्मक। तो वहाँ पे तुम वस्तु या प्रतिबिंब का सारा ले भी नहीं सकते, ऐसा करके आप बना भी सकते हो। अब ये मूल बिंदु हो जाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा, निर्देशांक बिंदु, और यहाँ पे अपने अक्ष बन जाएंगे। तो ये धनात्मक एक्स अक्ष होता है, ये एक्स डेश अक्ष होता है, ये बाई होता है, ये बाई डेश अक्ष होता है। तो ऊपर बाई हो गया, ये बाई डेश हो गया, ये एक्स डेश हो गया, ये एक्स हो गया। तो इसके अनुसार अब चल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चिन्ह पर पार्टी थी। अब इसमें हम एक चीज और बता दें आपको कि किस दर्पण में किसकी दूरी कैसी होती है। तो आप जानते हैं कि एक दर्पण ऐसा है और एक दर्पण मान लीजिए ऐसा है। अब ये दर्पण आप बताओ कौन सा है, तो ये दर्पण आपका उत्तल दर्पण है। ये दर्पण कौन सा है, ये दर्पण आपका अवतल दर्पण है। तो ये कौन सा है, ये है अवतल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण। अब आप समझना, ये मुख अक्ष बना दी, ठीक है, ये मुख अक्ष बना दी, दोनों के लिए बता रहे। तो जब इधर का ऐसे गोला है तो ये गोला किधर कंप्लीट होगा, इधर कंप्लीट होगा, बात बताइए।
ऐसे ऐसे कंप्लीट होगा गोला, ये इधर बनेगा कि नहीं, ये कांच का खोखला गोला जो होगा ना, जिस गोले इधर पड़ के भाग होते हैं ना कटे हुए, ऐसा गोला होगा। तो इसकी वक्रता त्रिज्या हमने काम काम मान ली, वक्रता केंद्र काम मान लिया, यहाँ पे इधर होगा ना सेंटर ऐसा, और यहाँ पे फोकस होता है बिल्कुल बीच में इनके, और यहाँ पे ध्रुव होता है ना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये गोला इधर का होगा, तो यहाँ पे इसका फोकस होगा और यहाँ पे इसका सेंटर होगा, सही बात है ना। ये अब इसका क्या होगा, ध्रुव। अब देखिए इसके अनुसार देखिए कैसा। अब आप खुद बताइए भाई, ध्रुव से और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी होती है, तो ये फोगी यहाँ से आता, तो ये किधर आ रही है, ध्रुव की दाएं तरफ आ रही है, तो ध्रुव से दाएं तरफ धनात्मक होती है। इसका मतलब उत्तल में कैसा होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं भाई, इसके बारे में यहाँ लिख सकते हैं, इधर इधर लिखते हैं हम। इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अच्छा एक तरफ साफ कर लें, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा हम साफ कर लें, फिर हम आपको बताएं। यहाँ पे ये साफ कर लें, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक तरफ हम अवतल डाल दें, एक तरफ उत्तल के लिए डाल दें, चिन्ह पर पाटी के लिए। तो हम एक तरफ डाल दें, तो यहाँ पे हम यहाँ पे फोकस बता रहे, तो हम बता देंगे। तो यहाँ पे देखो इधर दूरी, फोकस दूरी कैसी हो जाएगी, तो इसकी कैसी हो जाएगी, इसकी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, है ना, क्योंकि भाई इधर है, और हमने बताया जो ध्रुव से इधर दाएं तरफ मापी जाएंगे वो धनात्मक होगी, तो दाएं तरफ है ना ये दूरी, देखो ध्रुव से कोई भी दूरी लेना, ध्रुव से लेंगे, ध्रुव से लेंगे तो दाएं तरफ जाएंगे तो धनात्मक मिलेगी, कन्फर्म है, ठीक है। लेकिन अवतल में कैसा हो जाता है, देखो ये इधर फोकस मिलता है, बना के देख लेना, बन जाता है अपना, तो ये फोकस कैसा हो गया, ये फोकस ऋणात्मक मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा वक्रता केंद्र भी इधर है, देखो वक्रता केंद्र इधर है और ध्रुव है, तो ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। तो ये आर इसमें इधर है तो माइनस हो जाएगी, और इसमें वक्रता केंद्र ध्रुव इधर, तो इधर है दूरी दाईं तरफ है, तो ये क्या होगी, यहाँ से ये आर पॉजिटिव आर हो जाएगा, सही बात है ना। पॉइंट ध्यान रखना, 1 2 3 पॉइंट क्या निकल के आएगा, देखो समझो। अब आप समझिए कि हाँ वस्तु की, अब भाई वस्तु किधर रखी जाती है दोनों के लिए, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है, वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी है, दोनों तरफ बाएं रखे है। तो ध्रुव से ध्यान रखना, ध्रुव से और जहाँ वस्तु रखे थे वो दूरी कहलाती है वस्तु की दूरी, क्योंकि ध्रुव से ही लेना है, जो दूरी लेना है तो पी से ही लेना है। तो ध्रुव से और जहाँ वस्तु रखी है उसकी दूरी कहते हैं यू, और जहाँ जहाँ ध्रुव होता है और ये वस्तु है, इधर भी वस्तु इधर रखी तो ये भी यू हो गया। तो ये तो ध्रुव के मुख्य अक्ष के साथ किधर आ गया, इधर बाईं तरफ आ गया, जो बाईं तरफ आ गया तो दोनों माइनस को हो गए, दोनों माइनस को हो गए। भाई एक बात ध्यान रखना, वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है, तभी तो प्रकाश सदैव बाईं ओर डाला जाता है ना। इसलिए वस्तु इधर रखी जाती है ना, इसलिए प्रकाश भी इधर से डाला जाएगा, तो सदैव प्रकाश बाईं ओर से डाला, वस्तु भी बाईं ओर से रखी जाती है, इसलिए दोनों तरफ माइनस हो गया, ठीक है ना। इसके बाद आप समझिए प्रतिबिंब के बारे में, तो चौथा पॉइंट बनेगा प्रतिबिंब के बारे में। तो क्या बनेगा समझना, इसके सारे प्रतिबिंब जो होते हैं ना, वो हम जानते हैं अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण के सभी प्रतिबिंब कहाँ बनते थे, फोकस पे बनता था, कहीं इसके बीच बनता था, कहीं वक्रता केंद्र बनता था, कहीं अनंत और सी के बीच बनता था, फिर कहीं अनंत पे बनता था ना। वो तो लास्ट स्थिति में जबरदस्ती बनाया था दर्पण के पीछे ना। तो यहाँ पे जो भी वास्तविक दूरी ली जाएगी ना, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, वो कैसी होती है, ऋणात्मक, वास्तविक हमेशा ऋणात्मक होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के भाई, वास्तविक ध्यान रखना, आभासी नहीं बता रहे, वास्तविक के लिए हम बता रहे। तो वास्तविक के लिए हमारा जो अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब की दूरी होगी, तो वास्तविक सारे इधर बनते थे भाई, वास्तविक सारे इधर बनते थे ना, रियल वाले, तो रियल वाले इधर बनते थे, तो जो इधर दूरी होगी वो कैसे होगी, माइनस। तो वास्तविक के लिए सॉरी वी हो जाएगा। वस्तु जो वस्तु से ध्रुव की बीच की दूरी होती है ना, जब वस्तु बन वो प्रतिबिंब बनता है, मान लीजिए यहाँ प्रतिबिंब बनता है इनके बीच में, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच की दूरी ये प्रतिबिंब की दूरी कहलाएगी, क्योंकि प्रतिबिंब बना। जैसे ये वस्तु रखी है, ये ध्रुव है, तो ध्रुव से वस्तु जहां रखी हो तो उस बिंदु के बीच की दूरी को कहते हैं वस्तु की दूरी। ऐसे ही ध्रुव से और वस्तु का प्रतिबिंब जहां बनता है, वो प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, प्रतिबिंब की दूरी। तो वो कैसे हो जाएगी, माइनस, क्योंकि ये वास्तविक प्रतिबिंब के लिए है माइनस। लेकिन आभासी के लिए ध्यान रखना, आभासी जब भी आ जाए, आभासी जब भी आ जाए, वस्तु के लिए आज वो प्रतिबिंब के लिए आ जाए आभासी, क्योंकि आभासी जो बनेगा प्रतिबिंब की वस्तु तो सब हमें तो समक्ष दिखाई देती है, जैसे ये वस्तु है,
ये तो भाई दिख रही है, ये तो रियल है, तो ये तो वास्तविक हो गया। लेकिन अगर इसी का इमेज जैसे बना दें तो वो तो अब जबरदस्ती बना रहे हैं तो वो आभासी हो जाएगा, और जब रियल में बन रहा है अपने आप किरणों के द्वारा तो वो वास्तविक हो जाएगा। तो जब आभासी जो भी बनाते हैं ना, वो ध्यान रखना 100% वो पॉजिटिव होता है, वो पॉजिटिव भी होता है। मतलब वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव होती है, ध्यान में। प्रतिबिंब की दूरी कैसी होती है? पॉजिटिव, आभासी के लिए, चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो। तो इसमें क्या होगा, आभासी के लिए क्या हो जाएगा, तो आभासी प्रतिबिंब के लिए पॉजिटिव भी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव भी हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है ना। क्योंकि उत्तल दर्पण से सभी प्रतिबिंब जो भी बनता है ना, उत्तल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो सारे के सारे कैसे होंगे? आभासी की दो बनते थे, एक बनता था फोकस पे, एक बनता था ध्रुव और फोकस के बीच में, और बहुत छोटे छोटे बनते थे ना। इसी प्रकार दोनों आभासी बनते थे। इसलिए पॉजिटिव हमेशा बी रहेगा, किसके लिए? इसके लिए उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है ना, क्योंकि वो हमेशा उधर ही प्रतिबिंब बनाता है, आभासी बनाता है, इसलिए। और ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। तो कॉमन इसमें क्या है? कॉमन मात्र ये चीज है, ये चीज है ना, यू और यू दोनों के लिए वस्तु भाई दोनों के लिए बाएं तरफ रखी जाती है ना, इसलिए दोनों तरफ बराबर हुआ, है ना, दोनों तरफ माइनस माइनस लगा। और ध्यान रखना अवतल सभी माइनस देता है। जब अवतल ने सारे माइनस दिए, चाहे वो फोकस दूरी हो, चाहे वक्रता त्रिज्या हो, चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, लेकिन प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए? वास्तविक, है ना। ऐसे यहाँ पे उत्तल के लिए एफ पॉजिटिव, आर पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बस इसके लिए माइनस हो गया, बस, है ना। और ये पॉजिटिव सदैव रहेगा इसके लिए, लेकिन अवतल के लिए वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए केवल भी माइनस रहेगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब सारे किधर बनते थे? ध्रुव से बाईं तरफ सारे बनते थे ना, केवल लास्ट स्थिति में बनता था, सही बात है ना, लास्ट स्थिति में बनता था वो, है ना, बात समझे, वो भी एफ और सी के बीच में बनता था, वो उसके पीछे बनता था, दर्पण के पीछे बहुत बड़ा बनता था, सीधा बनता था ना, ऐसे, बात समझे कि नहीं। ये था पूरा चिन्ह पर पार्टी, और चिन्ह भी समझ गए, है ना, बात समझ गए। और हाँ, यूवीएम में संबंध आता कि यूवीएम में क्या संबंध है, तो यूवीएफ ऑप्शन में पूछा जाता है, लेकिन सिद्ध करने को कभी नहीं पूछा जाता 10th में। तो सिद्ध किसी दिन टाइम मिलेगा तो सिद्ध करवा देंगे, इसको अलग से इसका वीडियो बना देंगे। तो यूवीएम में संबंध जो होता है ना, वो होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ध्यान रखना, ये फोकस दूरी का व्युत्क्रम बराबर वस्तु की लंबाई, वो वस्तु की दूरी का व्युत्क्रम प्लस वस्तु के प्रतिबिंब के व्युत्क्रम का योगफल के बराबर होता है। जो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है ना, वो प्रतिबिंब की दूरी का व्युत्क्रम प्लस वस्तु की दूरी का व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। ऐसा कर सकते हैं ना, बात समझ गए। तो ये सारा था, और ये भी बताया था एफ और आर एफ में क्या संबंध है ना, तो ये जान लो। तो एफ बराबर r/2 होता है, ये भी समझ लो, क्योंकि जो फोकस दूरी थी वो हमेशा r/2 मतलब त्रिज्या से आधी दूरी पे स्थित होता है, ठीक है ना। जैसे ये रहा, तो यहाँ P से F की दूरी और P और F की, C और F की दूरी, ये दोनों बराबर बिंदु पे P रहेगा। P से और C की बराबर दूरी पे बीच में बिल्कुल F है, क्योंकि आधी दूरी पे होता है, बिल्कुल कंफर्म। अगर ये 1 सेंटीमीटर यहाँ से, तो ये भी 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब 2 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है ना, तो 1 सेंटीमीटर कौन है? ये, मतलब आधी दूरी पे ही हमेशा स्थित रहेगा। अगर वक्रता त्रिज्या अगर 40 सेंटीमीटर कभी पूछ दिया जाता है, तो बताओ एक दर्पण है उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? एक उत्तल दर्पण मान लें, तो एक क्वेश्चन ले लिया हमने कि उत्तल दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, कितनी है? 40 सेंटीमीटर। तो बताइए आप उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो उत्तल है, तो उत्तल के लिए फोकस कैसा होता है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही आएगी, लेकिन फोकस दूरी आधी होती है, तो कितनी आ जाएगी? 20। सूत्र लगा दो, r 40/2 20 दूना 40, सही बात है ना। अगर यहीं पे कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी, ऑप्शन आएगा ये वाला भी, ये वाला कि यदि एक अवतल दर्पण है उसकी वक्रता त्रिज्या 40 है, फिर उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो आप क्या करना, 20 ही रहेगा, लेकिन चिन्ह कैसा होगा? माइनस, क्योंकि आर और एफ दोनों के लिए भाई, अवतल के लिए दोनों में आर और एफ माइनस के होते हैं। ये चिन्ह ध्यान रखना विशेष तौर पे, तभी ये चिन्ह प्रॉपर्टी समझा दीजिए ना, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है ना। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके आप समझ देखिए अवतल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं इसके बाद। तो उसमें पहला हम बताते हैं अवतल दर्पण कैसे उपयोग में लाते हैं। अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे उदाहरण जो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, जैसे
ये सबसे पहले आप हजामत बनाते हो, हम भी बनाते हैं, बनाते नहीं बनवाते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग सबसे पहले लिखना है, उपयोग हजामत बनाने के लिए है। हजामत, कुछ लोग जानते नहीं हो हजामत क्या होता है भाई। ये एक उर्दू फारसी में शब्द है, लिए किया जाता है। हजामत माने होता है शेविंग। क्या होता है, जो हम शेविंग करते हैं ना, शेविंग ऐसे लिखा था ना ये वाली। अब अंग्रेजी नहीं मालूम हमें तो क्या लिखना है, सीधा समझ लो जो हम लोग ये दाढ़ी बनाते हैं ये हजामत होती है ना। तो इसमें क्या होता है, आपने देखो महिलाएं होंगी अपने श्रृंगार दानी सजती है ना, तो कुछ लड़कियों के मेकअप होते हैं ना, तो उनपे देखो कोई ऐसी उनसे चीज होती है, जैसे भाई उनका देखा सिस्टम जो बहुत सारी होते हैं, लिपस्टिक का अलग, आउटलाइनर अलग, ऊपर की परत अलग लगानी है, उधर से अलग चिपकाना है, पलक वाला अलग होगा, एक पेंसिल ऐसा ना, भौं वाला अलग होगा, आईलिड पलक वाला अलग होगा, आईब्रो वाला अलग होगा, आंख वाला अलग हो, सबका सिस्टम अलग। वो उनके पास एक शीशा होता है, उनकी एक बॉक्स ऐसा होता है ना जिनमें सारी सामान रखी होती है ना, एक बॉक्स ऐसा होता है ना, इस पर ऐसे हटाओ तो एक छोटा सा शीशा दिखेगा ऐसा। ऐसा नहीं, आप एक बॉक्स ऐसा हटाओ और उसके पास में ऐसा ऐसा है, इसको उचका के ऐसे देख लिया तो एक शीशा सा लगा होगा, इसको ऐसे पलट के है ना, इसमें सारे ब्रश रखे होंगे, छोटा है कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, ऐसे सारे बहुत सारे इतना। तो लोग दो ही ब्रश तीन ब्रश माले होंगे जो पुताई के लिए किए जाते हैं ना, उनकी पुताई के लिए हजारों ब्रश लगते हैं, है ना। तो हजारों ब्रश लगते हैं उस ब्रश में। तो उस ब्रश में क्या होता है कि उसके मतलब ब्रश के कहीं ऊपर ही लग जाता है कभी कभी, और कभी कभी उसके वो बॉक्स है तो उसके ऊपर लगा होता है शीशा। वो शीशा जो होता है ना छोटा सा, वो होता है अवतल दर्पण। अब दर्पण कैसा, क्यों, क्योंकि अपन को दूर से चित्र तो उल्टा बनता है, हाँ वाकई बनता है, जैसे वो इतना दूर रखे दूर बनेगा, लेकिन अगर उसको पास में लाओगे तो सीधा चित्र बनता था ना, जब उसके फोकस और ध्रुव के बीच रखी थी सीधा बनता, उससे बहुत ही क्लोज दिखाई देता था, है ना, क्लोज और बड़ा दिखाई, और बड़ा दिखाई जैसे यहाँ पे देखो कि यहाँ थोड़ा मेकअप छूट गया, ओ हो गया, सही हो गया, है ना। तो वो देखने के लिए बहुत मतलब ज्यादा गहराई से देखने के लिए, बिल्कुल पास क्लोज बड़ा देखने के लिए तब उसका प्रयोग किया था। तो हजामत बनाने में जैसे एक बाल रहेगा यहाँ पे, देख रहा बाल रहेगा, अच्छा यहाँ पे एक बाल रह गया, ओ इसको कर दिया खत्म, वैसे ही। तो अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने में, और इसका उपयोग हजामत बनाने में कर सकते हैं, यहाँ पे कर देना मेकअप करने में भी होता है कभी, है ना भाई, मेकअप पुरुष करो तो बहुत क्लोज लाना, ओ इतना बच गया था, ओ तो इतना बच गया था, ऐसा होता है ना। तो अवतल दर्पण उपयोग हो गया। इसके बाद अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों की शेडों में किया जाता है। जो टेबल लैंप होते हैं, जो पढ़ाई करते हैं लोग ना, बड़े लोग होते हैं, वो टेबल लैंपों की शेडों में पढ़ते हैं ना, है ना, शेडों में किया जाता है। तो जो नहीं बड़े लोग होते हैं भाई, टेबल लैंपों के शेडों, हमारे ऐसी व्यवस्था नहीं होती कि कुर्सी हो, एक टेबल अलग से, उस पर पुस्तकें अलग रखने का, एक पेन रखने का अलग बॉक्स ऐसा हो ना, और फिर उस पर एक टेबल ऐसे लैंप ऐसे रखे हो जो फोकस बनाए। तो एक बात ध्यान रखना, इनका एक फोकस जो होता है ना, वो कैसा होता है, अभिसारी, अभिसारी बनाते हैं, मतलब ये प्रकाश को इकट्ठा करते हैं, है ना। तो प्रकाशित को इकट्ठा करने के लिए ऐसा किया जाता है सब उपतल का उपयोग, अवतल का। तो इसमें टेबल लैंप का तो हमें पढ़ना है, सिर्फ किताब पे फोकस रखना, तो उतने पे ही फोकस रहेगा, चारों तरफ फैलेगा नहीं प्रकाश, है ना। तो देखे ना, ऐसे कभी कभी होता है ऐसे इतने भी गोला बनता है ना, ऐसे इतने फोकस रहेगा, तो वही ऐसा होता है टेबल लैंप की शेडों में, फोकस करने के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखना ये कैसा बनाता है, ये अभिसारी प्रकाश पुंज जो बताया नहीं, ये ध्यान रखना, अभिसारी प्रकाश पुंज बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, जो किरणों को इकट्ठा करता है, ऐसा दर्पण जो किरणों को इकट्ठा करता है वो अभिसारी प्रकाश पुंज बनाता है। जैसे यहाँ पे एक बिंदु, जैसे यहाँ पे सारी किरणें एक साथ ऐसे इकट्ठी आ रही है, तो ये सब एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना किरणें ऐसे एक बिंदु पे, तो ये अभिसारी बनाता है। कैसा बनाता है, अभिसारी, बात समझिए। तीसरा होता है, जैसे आप टेबल लैंपों के शेड हो गए, जो सर्च लाइट इंजन हो भाई, कहीं गुफाओं में लोग जाते हैं तो वहां पे नहीं वो लगा लेते हैं ऐसा टोपा ऐसा ना,
तो उसमें ले भाई दर्पण लगा दो, वहां पे दर्पण लगा दो, वो भी अब सारी करता है इकट्ठा प्रकाश, जिससे में हाँ फोकस बना रहे, कोई चीज दिखे तो एकदम स्पष्ट दिखाई दे, चारों तरफ फैले ना ज्यादा, है ना। तो भाई सर्च इंजनों लाइटों में लगा होता है ग्लू, सामने ज्यादा फैले ना, सामने की ओर रहे ना, ऐसा होता है। तो सर्च इंजनों में लगा होता है, सर्च इंजन हो गए, है ना, टेबल लैंप शेड हो गई, है ना। और कारखानों में लगे होते हैं, लोग कारखानों में यूज करते हैं, कहाँ करते हैं, कारखानों में प्रयोग करते हैं ना। लंबा जाता है फोकस और एक ही बिंदु पे फोकस बनाता है, जिससे हम दूर तक देख सकते हैं ना। सौर भट्टियों में किया जाता है, सौर भट्टियों में सूरज, कभी कहते हो कि सूरज किरणें ऑब्जर्व कर लेते हैं वो लोग, है ना, सूरज की किरणें आती हैं ऑब्जर्व कर लेते, एक तरफ फोकस रखते हैं सौर भट्टियों में, बड़े बड़े सौर भट्टियां होती हैं, सौर भट्टियां जैसे भाई शायद जापान में है सौर भट्टी, अपने भारत में है, बेंगलोर में है शायद, है ना। वो सारे एक बड़ा सा, एक बहुत बड़ा सौर भट्टी बनी होती है। सौर भट्टी कोई भट्टी नहीं होती है भाई, केंद्र से बनाया जाता है, बहुत सारे भाई दर्पण ही दर्पण ऐसे लगाए जाते हैं, और वो दर्पण ऑब्जर्व कर लेते हैं प्रकाश किरणों को, एक तरफ फोकस रखते हैं, जिससे बहुत सारी एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी का उपयोग किया जाता है, इसलिए सौर भट्टियों में सौर ऊर्जा के रूप में किया जाता है। सौर भट्ट क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बात समझ गए, बात समझ गए। तो सौर भट्टियों में, तो सौर भट्टियों में क्या किया जाता है, तो जो भी प्रकाश है उसको एक तरफ, मतलब प्रकाश को इकट्ठा किया जाता है, सूरज की किरणें आ रही भाई चारों तरफ से, तो उसको इकट्ठा करने के लिए इसका सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सौर भट्टियों में। तो उसमें इकट्ठा किसके लिए किया था, प्रकाश को एकत्र करने, ये भी ध्यान रखना, प्रकाश को एकत्र करने के लिए किया जाता है, ये ध्यान रखना। सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है और प्रकाश को एकत्रित करने के लिए, एकत्र करने के लिए किया जाता है ना। और बहुत सारी एनर्जी आती है सूरज की, भाई भाई पृथ्वी सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, तो सूर्य की सारी एनर्जी, मतलब जितना प्रकाश है सारा ऑब्जर्व कर लेता है, इकट्ठा एक तरफ सारा प्रकाश उधर, ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है आराम से, है ना। तो वो ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए करने, तो इतने बहुत सारे उपयोग हो गए आप। तो हजामत बनाने में, टेबल लैंप शेड में, सर्च इंजन लाइट जो होती है ना, सर्च इंजन होते हैं, छोटे इंजन होते हैं, वाहन होते हैं जिसमें अंधेरों में काम करना पड़ता है, कारखानों में वहाँ पे सर्च लाइट लगाई जाती है, इंजनों में लगाई जाती है, कारखानों में लोग, आदमी लोग भी पहनते हैं, वर्कर लोग पहनते हैं वो भी, है ना, सौर भट्टियों में किया जाता है। तो ये किसके हो गए उपयोग आपके, ये हो गए आपके अवतल दर्पण के उपयोग, ठीक है ना। इसके बाद पढ़ेंगे, तो अब उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है, उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है। तो इस दर्पण का उपयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने भाई आप सबके सभी लोग यूज करते हैं, करते हैं करते हैं करते हैं। आपके घर में सभी लोगों में बाइक होंगी या कारें होंगी किसी घर पे, तो जितने भी वाहन होते हैं, तो पीछे के वाहन को देखने के लिए हमें किसका उपयोग करना पड़ता है, पीछे के वाहन को देखने के लिए हमें उत्तल दर्पण लगा होता है। तो उत्तल दर्पण लगा होता है कैसा, उत्तल दर्पण क्या काम करता है आप जानते हो, उत्तल दर्पण दो प्रतिबिंब बनाता है, आभासी बनाता है, सीधा बनाता है, और सीधा ही ट्रक देखना। अवतल दर्पण का उपयोग कर दोगे तो वो वाहन कैसा हो जाएगा, उल्टा दिखेगा, दूर हो जाएगा, तो पास में, बिल्कुल पास में होगा तभी वो दिखेगा, बिल्कुल तब तक तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना। इसलिए उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जितना दूर वाहन होगा उतना छोटा दिखाई देगा और सीधा दिखाई देगा। देखो इतना सा ट्रक इतने बड़े शीशे में आ जाता है भाई, वो मिरर में आ जाता है, इतने बड़े शीशे में, मिरर में सॉरी, तो इतने बड़े मिरर में आ जाता है। तो इतना बड़ा ट्रक बताओ कितना बड़ा है ना, बहुत सारा बड़ा होता है ना। तो वो क्यों आ जाता है, क्योंकि वो जितने प्रतिबिंब बनाता है ना, वो सारे सीधे बनाता है पहली बार, और छोटे बनाता है। फोकस पे बनाया था, कल बनाया था, इतना सा बनाया था छोटा सा, तो फोकस पे बनाया था तो छोटा सा बनाया था,
जितना दूर होगा छोटा बनेगा, जितना पास में आएगा उतना बड़ा, लेकिन वस्तु से हमेशा काफी छोटा बनेगा। क्लोज में आ जाएगा, कोई गाड़ी पीछे आ जाती है, बाइक आ जाती है या कोई भी वाहन आ जाता है 50 मीटर या 40 मीटर की दूरी, तब भी वो पूरा दिखता है ना। इसलिए देखने के लिए पीछे देखना और सीधा देखना चाहिए, इसलिए हमें उत्तल दर्पण में क्या होता है, तो कार, ट्रक, वाहन और मोटर बाइक भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वाहनों आदि में पीछे वाले वाहन को देखने में ये उपयोग करते हैं, पीछे वाले वाहन को देखने में। दूसरा उपयोग हो जाएगा आपका भाई सर्च इंजन, वो क्या कहते हैं उसको, स्ट्रीट लाइट। जैसे आपने देखा बड़े बड़े चौराहों पे बहुत बड़ी लाइटें लगी होती हैं, बड़े बड़े चौराहों पे बहुत बड़ी बड़ी लाइटें लगी होती हैं, तो ऊपर जो लगे होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, उत्तल दर्पण आगे लगे होते हैं, क्योंकि वो सारे किरणों को फैलाते हैं। इसलिए कह सकते हैं ये प्रकाश को फैलाने के कार्य आता है। किसके काम आता है, तो यहां लिख सकते हैं प्रकाश किरणों को अपसारित, अपसारित का मतलब होता है फैलाना, क्या होता है, फैलाने, फैलाने में एक उपयोग ये हो गया। तो फैलाने में एक तीसरा उपयोग आप लिख सकते हैं, कौन सा, फैलाने में, तो फैलाने के लिए तीसरा उपयोग आप लिख सकते हैं कैसा, तो वो है स्ट्रीट लाइटों में, बड़े बड़े चौराहों पर स्ट्रीट लाइटों में किया जाता, ये भी ध्यान रखो भाई, ये भी देखा, और ऊपर से कितना ऊपर, कई फुट ऊपर लगा होता है, और वो सारा आसपास का जितना एरिया होता है वो सारा का सारा प्रकाश इकट्ठा रखा रहता है, जिससे कि यहाँ लाइट क्या हो, सबको दिखाई दे।